साल है जनवरी 1945। बाल्टिक के समुद्र पर ना सियाह रात और सर्द तूफानी हवाएं छाई हुई हैं और एक इतना बड़ा जहाज़ के जिसके सामने टाइटैनिक भी छोटा लगे अपने साथ हज़ारों लोगों को लेकर एक उम्मीद की तलाश पर सफ़र पर निकल चुका है। लेकिन इस जहाज़ पर मौजूद इन लोगों को खबर तक नहीं थी कि ना कुछ घंटों बाद ही समुंदर इस जहाज़ को अपने अंदर खींचने वाला है और इस जहाज़ के डूबने के साथ ही ना दुनिया का सबसे बड़ा शिपरेक होने वाला है। ये वो जहाज़ है जो टाइटैनिक से ना 4 गुना ज़्यादा बड़ी है, लेकिन दुनिया में ना इसका जिक्र रेयरली ही हुआ है। रात के अंधेरे में ना डेक पर बच्चों के खिलौने बिखरे हुए हैं। माँ अपने बच्चों को ना कपड़ों में लपेटने की कोशिश कर रही हैं। जवान सिपाही ना थकन से कुर्सियों पर सुकून तलाश कर रहे हैं। हर चेहरा ना सिर्फ एक उम्मीद से चिपका हुआ है, इस उम्मीद के साधना के शायद हम इस जंग से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन उनको अंदाजा तक नहीं था कि कुछ घंटों बाद ही ना ये सर्द तूफाने और ये जो बर्फ जैसा ठंडा पानी है ये इनको अपने अंदर निगलने वाला है। ये कहानी है द शिप ऑफ एमवी विल्हेम गुस्लोफ की। ये एक ऐसा जहाज था जो लग्जरी और शान शौकत के लिए बनाया गया था, लेकिन अपनी आखिरी रात में ना एक कब्र बन गया, 9000 लोगों की मासूम जिंदगियों की कब्र। और सबसे अजीब बात यह है ना कि जब टाइटैनिक डूबा था ना दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन इस जहाज के डूबने पर किसी ने आवाज तक नहीं उठाया। चलो रीजन जानने की ना कोशिश करते हैं। 13 जनवरी 1945 को ना वर्ल्ड वॉर अपने आखिरी लेकिन सबसे खौफनाक मरहले पर था। बाल्टिक समुद्र के बीच स्टॉफ बैंक के पास ना एक जर्मन पैसेंजर शिप एमवी विल्हेम गुस्लोफ अपने आखिरी सफर तय कर रहा था। इस पर ना हजारों लोग सवार थे, जवान सिपाही, जख्मी फौजियों के ढेर और सबसे ज्यादा माओ के साथ छोटे छोटे बच्चे जो जंग से भाग करना बचाव की उम्मीद में निकले थे। लेकिन उस रात उनकी मुकद्दर का फैसला एक सोवियत सबमरीन ने कर दिया। ये सबमरीन था S-13, जिसका कमांड कैप्टन अलेक्जेंड्रा मेरिनेस्को के हाथ में था। उसने इस जहाज को निशाना बनाया। कुछ ही पलों में ना 3 टर्पीडो ने इसको छेड़ दिया और दुनिया का ना सबसे बड़ा मैरीटाइम डिजास्टर समुद्र की तह में चला गया। लेकिन ये सिर्फ एक शिपरेक की कहानी नहीं है, ये एक ऐसा वाक़या है जो इंसानियत के सबसे बड़ा ह्यूमन कैटास्ट्रोफी में से एक बन गया। ये उन लोगों की कहानी है जो जंग के जुल्म से ना भागकर बचना चाहते थे और वो लोग जो इन्हें बचाने में नाकाम रहे। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ना इस कत्लेआम के बावजूद ना दुनिया इस तारीख को लगभग भुला ही दिया है। एमवी विल्हेम गुस्लोफ की डूबी हुई तस्वीरें वो यादें हैं जो वक्त की धूल में न दबा दी गई। जनवरी 1945 यूरोप में ना जंग अपने इंतहा पर थे। पूर्वी मोर्चे पर ना रेड आर्मी और बर्फ के खून के दरिया तोड़ती हुई जर्मनी की तरफ बढ़ रही थी। ईस्ट पर्शिया, रोमानिया और डेजन के इलाके जो कभी जर्मनी के फैमिलीज के शहर थे, अब ना वो बैटल फील्ड बन चुके थे। सर्द हवाओं के दरमियान ना हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। माओ ने ना अपने बच्चों को वूलन कपड़ों में लपेट कर ना अपने कंधों पर उठाया हुआ था। बुजुर्ग ने अपनी जिंदगी की ना जमा पूंजी सिर्फ एक छोटी सी पोटली में बांधकर अपने साथ लेकर जा रहे थे। हर तरफ ना सिर्फ एक ही खौफ था कि अगर हम रुके तो रेड आर्मी हमें कुचल डालेगी। इसी खौफ के दरमियान ना जर्मनी ने अपने एक सबसे बड़ी एवैक्यूएशन ऑपरेशन लॉन्च की, जिसे ना द ऑपरेशन ऑफ हैनिबल कहा गया। इस काम के लिए ना अवेलेबल जहाज, बैरज और नेवी वेजल्स यूज किए गए। ये तारीख का ना सबसे बड़ा समुद्री एवैक्यूएशन था। कुछ महीनों तक ना लगभग 2 मिलियन लोग बाल्टिक के रास्तों से निकल चुके थे। पोर्ट्स जैसे गोटेनहेफन, आज का गिडाइनिया, पोलैंड और पिलियो लोगों से भर चुका था। हर तरफ ना रिफ्यूजी ट्रेन रुकती थी, प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग खड़े होते थे और समुद्र पर ना एंकर शिप्स उनके लिए एक आखिरी उम्मीद बन चुका था। लेकिन जहाज पर जगह कम थी और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि ना लोग लाइफ बोट से पहले डेक्स पर खुद को धकेलते हुए चढ़ जाते। इस कफस के दरमियान एक जहाज ऐसा था जो सबसे ज्यादा बड़ा था और सबसे ज्यादा उम्मीद भी वही जगाता था। एमवी विल्हेम गुस्लोफ एक ऐसा क्रूज शिप जो वक्त में ना स्ट्रेंथ थ्रू जॉय प्रोग्राम के लिए बनाया गया था, अब एक फ्लोटिंग रिफ्यूजी कैंप बन चुका था। लेकिन जो लोग इस पर सवार हो रहे थे ना, उनको ये क्या पता था कि ये सफर जो है उनको एक नई जिंदगी की तरफ नहीं लेकर जा रही, बल्कि उनको मौत की तरफ लेकर जा रही है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं उस वक्त में जब विल्हेम गुस्लोफ समुद्र का रानी कहलाता था। 1937 में लॉन्च किया गया ये जहाज जर्मनी के स्ट्रेंथ थ्रू जॉय प्रोग्राम क्राफ्ट के नया सितारा था। नाजी हुकूमत ने इस प्रोग्राम के जरिए आम जर्मन मजदूर को बिना लग्जरी क्रूज का लुत्फ दिलाने का वादा दिया था। जहाज का नाम रखा गया विल्हेम गुस्लोफ, एक ऐसे नाजी लीडर के नाम पर जो स्विट्जरलैंड में ना कत्ल किया गया था। उस वक्त ना ये जहाज शान शौकत का एक मिसाल था, क्योंकि इस जहाज की जो हाइट थी ना वो 208 मीटर थी और 25,000 टन का ये लाइनर यूरोप के ना सबसे बड़े पैसेंजर शिप में शुमार होता है। उसके डेक्स पर चमकते हुए बाल रूम्स, खुला सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और कंफर्टेबल कैबिन्स थे। उस वक्त जो लोग इस पर सफर करते थे ना, उनको लगता था कि वो एक शहजादी पर तैर रहे हैं। शहजादी पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन फिर जंग ने ना सब कुछ बदल दिया। 1939 में जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ ना, विल्हेम गुस्लोफ का जो क्रूज वोयेजेस था ना वो खत्म हो गया। इससे पहले हॉस्पिटल शिप बनाया गया जहां सफेद पेंट और रेड क्रॉस का निशान इसके हल पर चमकते थे। बाद में इसे एक फ्लोटिंग बैरक्स के तौर पर यूज किया गया, जहां जर्मन नेवी के कैडेट्स ट्रेनिंग लेते हैं। वक्त के साथ साथ ना इसकी चमक धुंधली पड़ती गई। जो बाल रूम्स एक वक्त में रक्स और मौसीकी से गूंजते थे, अब बंक्स, बेड्स और मिलिट्री इक्विपमेंट से भर चुके थे। सफेद हल को ना ग्रे पेंट ने ढक दिया और आखिरकार जब 1945 में
रेड आर्मी दरवाजों तक पहुंची तो ये जहाज ने सबसे बड़ा इवैक्यूएशन ट्रांसपोर्ट के तौर पर ना यूज किया गया। ये वो जहाज था ना जिसमें एक उम्मीद थी कि शायद हजारों लोग इस तूफानी जंग से बचकर ना किसी सेफ जगह पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्द ही ये उम्मीद एक तबाही में बदल जाने वाली थी। 13 जनवरी 1945 ईस्ट पर्शिया सोवियत टैंक सिर्फ कुछ दिन दूर थे और इसी के साथ जर्मन पोर्ट्स में अफरा तफरी का मंजर था। गॉर्डन हेफन आज का गिडाइनिया पोलैंड एक समुद्री सेफ प्लेस बन चुके थे। हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी भी शिप मरना चढ़ने के लिए तैयार थे। इन्हीं में था विल्हम गुस्लॉफ जो एक क्रूज लाइनर नहीं बल्कि एक लाइफ बोट 4000 बन चुका था। अगर हम लिस्ट की बात करें ना तो बोर्डिंग के वक्त ना कोई असलियत में लिस्ट नहीं बन रहा था। ऑफिशियल मैनिफेस्ट इनकम्प्लीट था जो दिखाता था कि कुछ हजार लोग, लेकिन बाद में ना सर्वाइवर और हिस्टोरियन हैंस शॉन्स ने ना एस्टिमेट किया कि उस रात जहाज पर 10,500 लोग तक सवार थे। हजारों लोग ना उनमें से अनलिस्टेड थे क्योंकि शिप में ना लोग खिड़कियों से चढ़ चुके थे और सोल्जर्स ने अपने खानदानों को ना अपने साथ छुपा कर ले आए थे। सोचो उस मंजर को, माए अपने बच्चों को गले लगाए, सिर्फ एक ब्लैंकेट और कुछ रोटियां सूटकेस में रखी हुई हैं। वॉन्डेड सोल्जर्स, स्ट्रेचर्स और बंदे थे। जहां केबिन एक हॉस्पिटल बन गया था। 16-17 साल के लड़के अपनी यूनिफॉर्म में समझ ही नहीं पा रहे कि वो एक इक्वेट हो रहे हैं या किसी मिशन पर हैं। नर्सेज और कम्युनिकेशन स्टाफ के चेहरों पर खौफ छाया हुआ है। एक पल के लिए तो डेक पर खामोशी है। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, बर्फ गिर रही है और लोग शुक्र अदा कर रहे हैं कि कम से कम वो इस समुद्र के जरिए दूर तो जा रहे हैं। कैप्टन फ्रीडरिक पीटरसन और ऑफिसर इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन सा रोड सबसे सेफ होगा, माइंस के बीच से, सोवियत सबमरीन्स के खतरे से या बर्फ के तूफान से। हर फैसला ना मौत या जिंदगी का सवाल था। डेस्क पर ना साथ हवाओं में बच्चे रो रहे थे और उनकी मां ना उन्हें दबाकर छुपाने की कोशिश कर रही थी। दबाने का मतलब गला नहीं दबा रही थी, मतलब कपड़े में लपेट रही थी। कुछ लोग ना लाइफ जैकेट्स लेने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं और जिनको नहीं मिलता वो जमीन पर बैठे रहते हैं। जहाज का ना हर कोना लगभग इंसानों से भर चुका था। किसी को मालूम नहीं था कि यह सफर जो उन्हें बचाने के लिए शुरू हुआ है दुनिया का सबसे बड़ी समुद्री तबाही में खत्म होने वाला था। यह समझना जरूरी है कि ना विल्हम गोस्लोव सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बना था, इसका जन्म एक लग्जरी क्रूज लाइनर के तौर पर हुआ था। मैंने आपको सब कुछ तो बता दिया लेकिन ये चीज नहीं बताया कि इसका सफर कहां से शुरू हुआ। तो चलो एक बार फिर से बैक चलते हैं। 1937 में जब ये पानी पर उतारा गया, इसकी डिजाइन ना हॉलिडे मेकर्स के लिए थी। शिप के अंदर ना 248 2 बेड्स कैबिन्स और 241 4 बेड्स कैबिन थे और कुल मिलाकर ना इसकी असली पैसेंजर कैपेसिटी जो थी वो 1460 वैकेशनर्स की थी। एक तरफ स्पेशियस बाल रूम्स, स्विमिंग पूल्स और सन डेक्स थे जहां पर ना पहले हैप्पी फैमिलीज स्ट्रेंथ थ्रू जॉय क्रूज एंजॉय करती थी। लेकिन जनवरी 1945 तक ना सब कुछ बदल चुका था, सब कुछ। शिप का इंटीरियर भी ना बिल्कुल बदल चुका था। प्रोपेगेंडा के लिए ना बनाया गया लाइनर अब एक हॉस्पिटल शिप, ब्रेकर्स और एवैक्यूएशन वेजल्स के तौर पर ना यूज हो रहा था। ग्लीमिंग व्हाइट पेंट को ना ग्रे कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया गया और ऊपर डेस्क पर ना एंटी एयरक्राफ्ट गन लगाए गए। टाउन हॉल्स ना और डाइनिंग रूम्स अब रिफ्यूजी के लिए ना डोमेंट्री बन चुके थे। लेकिन इन सब के बीच ना सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो थी नंबर्स की, यानी कि लोगों की नंबर्स की। जहाज की जो कैपेसिटी थी ना लोगों को रखने की वो थी 5, यूं समझो कि 1500 थी, लेकिन इस जहाज पर ना 10,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ चुके थे। लाइफ बोट की सिचुएशन ना और भी ज्यादा हॉरिफाइंग थी। ओरिजिनल डिजाइन के मुताबिक ना शिप का पास उतने ही लाइफ बोट्स थे जितने कि उन्हें एक लग्जरी क्राउड के लिए जरूरी होते हैं। वार के दौरान बिना कुछ लाइफ बोट्स को मेंटेनेंस या वेपन फिक्स करने के लिए ना हटा दिया गया। इसका मतलब था कि अगर इमरजेंसी होती तो एक छोटे से फ्रैक्शन को ही बचाया जा सकता था। सोचो वो कॉरिडोर जो पहले व्हाइट वॉल्स और क्रूज पोस्टर से सजता था अब रिफ्यूजी के बंडल्स, थके हुए बॉडीज और रोटी के टुकड़ों से भरा हुआ था। स्विमिंग पूल जिसमें पहले वैकेशनर्स मस्ती करते थे अब एक बैरक्स और स्टोरेज एरिया बन चुका था। एक क्रूज लाइनर जो खुशी का जरिया था अब एक कफस बन चुका था जिसमें ना हजारों इंसान फंस चुके थे। और इस सब के दरमियान ना लोगों को लगता था कि ना समुद्र उन्हें एक नई जिंदगी देगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही समुद्र बाद में उनकी जान लेने वाली है। हर नंबर के पीछे ना कहानी होती है। इसी तरह विल्हम गुस्लोव को भी ना कुछ ऐसा ही केस है। मैं आपको यहाँ पर 2 रियल स्टोरीज सुनाने वाला हूँ जो इसके अंदर मौजूद लोगों के साथ हुई। जो ये वो लोग थे ना जो बच चुके थे, इनमें से एक नहीं बच पाया। और ये सबसे अच्छी बात ये कि ना ये राइटर्स भी थे जिनके जरिए ये बाहर आया कि वहां पर असलियत में क्या हुआ था, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। तो चलो समझते हैं। फ्रांस ह्यूबर एक कैप्टन था। जब टॉर्पीडो लगे ना वो लोअर डेक्स पर था। उसने लिखा हर जगह चीखें और अंधेरा था। मैंने बस एक दरवाजे को धक्का दिया और वो खुला और उसके बाद ना बर्फीले हवाएं अंदर आ गई। अगर वो लोग होता तो मैं भी उन 9000 लोगों के साथ होता। ह्यूबर तो बच गया लेकिन उसके सामने ना थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स और उसके दोस्त वहां पर समुद्र में डूब गए। एक और कहानी है एक माँ की जो अपने 2 बच्चों के साथ सवार थी। अरकावल लिस्ट में ना उसका नाम एक एल्फ्रेड पीटरसन लिखा गया था। कहते हैं कि जब वो लिस्ट करने लगा था तो ना उसने 2 बच्चों को अपने ब्लैंकेट में लपेट कर डेक पर ले आई थी, मगर भीड़, ठंड और लाइफ बोट की कमी ने ना वो उन्हें नहीं बचा पाई। स्कैन मैनिफेस्ट पर ना अब भी एक नाम मिलता है लेकिन उस वक्त ना उसके बच्चे मिसिंग के रूप में दर्ज हुए थे। आज इन कहानियों को ना दोबारा जिंदा करने के लिए सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि कल्चर भी मदद कर रही है। राइटर रोटा सेविटिस ने ना अपने नॉवल सॉल्ट टू द सी में सर्वाइवर्स के एक्सपीरियंस को फिक्शन के जरिए दिखाया।
एक यंग रेफ्यूजी, एक नर्स, एक सोल्जर, उनके जरिए ना वो बनाती हैं कि विल्हेम गुस्लोव सिर्फ एक शिप नहीं था बल्कि ना हजारों छोटी कहानियों का ना एक मकबरा था। ये पर्सनल वैग्नेटीज हमें याद दिलाती है कि ना तबाही को समझने के लिए सिर्फ एक आवाज ही नहीं, एक नाम ही नहीं, बल्कि डायरी का ना एक लाइन ही काफी होती है। वैसे मैं पूरी कभी बात नहीं समझ पाते, लाइन क्या समझूंगा। चलो अब इसके सफर के बारे में बात करते हैं कि इसने ना अपने सफर का आगाज कहाँ से किया, क्योंकि मैंने आपको इसके अंदर का फिलहाल ना इंटीरियर बताया है, असली मसाला तो अभी बाकी है। 13 जनवरी 1945 की शाम विलियम गुस्लोव ने अपना गुटेनहॉर्न से अपना सफर शुरू किया। समंदर ना बर्फ से भरा हुआ था, हवाएं तेज चल रही थी और जर्मन नेवी ने ना सिर्फ एक स्टॉप टॉर्पीडो बाथ लोहे के साथ ना भेजा था। बाकी जितने भी स्क्वाड्स थे ना वो फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से ना वापस चले गए। रात के 9:08 पर एक फैसला लिया गया। वैसे फैसला अक्सर रात को ही लिए जाते हैं। ऑफिसर्स ने ना आग करते करते डिसाइड किया कि ना जो शिप है ना उसकी रनिंग लाइट्स को ऑन कर दिया जाए ताकि ना माइन से टकराने का खतरा कम हो। लेकिन वही रोशनी ना विलियम गुस्लोव को समुद्र के नीचे घुस चुकी सोवियत सबमरीन S-13 के लिए एक इजी टारगेट बना दिया। कैप्टन एलेक्जेंड्रा मेरेनेस्को ने ना एक पेरिस्कोप से देखा, एक बड़ा सा जर्मन लाइनर बिल्कुल क्लियर था। उसने डिसाइड किया कि अब या कभी नहीं। रात के 9:16 पर ना S-13 ने ना पहले टॉर्पीडो फायर किया। कुछ सेकंड बाद एक डिफाइनिंग एक्सप्लोजन हुआ। 2 मिनट के अंदर ही ना दूसरा टॉर्पीडो भी लगा, बिल्कुल स्विमिंग पूल के नीचे। वो पूल जो एक टाइम में ना हॉलिडे मेकर्स की लाफर से भरा हुआ था, अचानक ही ना पानी का कबर बन गया। और जो तीसरा टॉर्पीडो था ना वो इंजन रूम में लगा। पावर चली गई, डार्कनेस हो गई और हर तरफ ना अफरा तफरी मच गया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही ना शिप जो था वो टिल्ट करने लगा। कुछ बोट्स को ना जब वो नीचे गिराने की कोशिश करने लगे तो वो नीचे गिरकर उलट गए। बेटा जल्दी का काम शैतान का होता है। ज्यादा लोग ना बस डेक पर हिलाए एक होपलेस उम्मीद की तलाश में, यानी कि वो वेट कर रहे थे। बाल्टिक का पानी का जो टेम्परेचर था ना वो -8 डिग्री था। मतलब जो पानी में गिरा उसका बचना तो मुश्किल था। कुछ मिनटों तक तो जिंदा रह सकता था लेकिन इससे ज्यादा नहीं। 9:16 पर पहले टॉर्पीडोस को लगा और 10 बजे से पहले ना पूरा जो शिप था वो समुद्र में डूब गया और अपने साथ ले गया 9000 लोगों से भी ज्यादा जाने। यानी कि टाइटैनिक में जितने लोग जो थे वो मर चुके थे ना उससे लगभग 4 गुना या 5 गुना ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर समुद्र में ये डूब गया। कैप्टन मेरिनेस्को ने अपने लॉग बुक में लिखा कि 3 टॉर्पीडोज लगे थे और उसने कंफर्म किया था कि शिप डूब चुका था। उसके लिए तो एक नेवल विक्ट्री थी, मगर जो उस शिप पर मौजूद औरतें थे, बच्चे वगैरह थे, उनके लिए एक कयामत बन चुकी थी। विलियम गुस्लोव के डूबने के बाद ना समुद्र में हर तरफ सिर्फ साइलेंस और ठंडा पानी ही रह गया और कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंची। लाइफ बोट्स के जरिए से ना लोगों को बचाया गया जो पानी में गिर चुके थे और जो कुछ लोग ना पानी के अंदर मतलब ताज़ा गिर चुके थे 1-2 मिनट तक, उन लोगों को बचाया गया। और इस तरह ना लगभग 10,500 लोगों में से ना 1100 से लेकर 1200 यानी कि यूं समझो 1300 तक के लोगों को बचाया गया और बाकी 9000 से ऊपर के जो जितने भी लोग थे ना वो सारे समुद्र के अंदर डूब गए और मर गए। ये कहानी सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर की नहीं है बल्कि मॉरल कोलैप्स की भी है। सर्वाइवल अकाउंट्स के मुताबिक ना कुछ सीनियर ऑफिसर्स और इवन के 1-2 कमांडिंग स्टाफ ने ना अपनी जान बचाकर लाइफ बोट्स में चले गए, जबकि हजारों औरतें और जो छोटे बच्चे थे ना वो डेक पर ही रहे, यानी कि शिप पर ही रहे। वो आपके दिमाग में एक सवाल आया ना आया हो, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल गूंज रही कि क्या ये ड्यूटी थी या फिर खौफ से बचाओ? ये तो बस आप कमेंट में ही बताना। थोड़ा सा फॉरवर्ड करते हैं। अब जो लाइफ बोट्स के जरिए से ना लोगों को बचाया जा रहा था, यानी कि 1200 से लेकर 1300 लोगों को बचाया गया, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे ना जो बर्फ के अंदर जम चुके थे। मतलब जमे तो नहीं थे, लेकिन जब उनको बचाया गया यूं समझ कर ये लोग जिंदा है, जब उनको बोट्स में ले जाया गया और जब उनको देखा गया तो वो एक दूसरे से चिपके पड़े थे और वो फौत हो चुके थे, ठंड के मारे ही मर चुके थे। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस चीज में ना बाल्टिक का जो समुद्र का जो पानी था वो 18 डिग्री सेल्सियस था और इतना ज्यादा ठंडा था कि मत पूछो। और इसी के साथ ही हमारा आज का रियल स्टोरी ख़त्म होता है, आज का एपिसोड एंड होता है और फिर मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।